नमस्कार, मैं हूं नवीन चौधरी और आपने देखना शुरू कर दिया है एग्जाम नगर। एग्जाम नगर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम इससे पहले अधिगम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान में, जो रीट सीटेट और आदि पात्रता परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो है एक अध्याय है और इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए अधिगम के वक्र पढ़ेंगे और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को आज हम पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इसको इसी वक्त सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें अथवा उनके पास इस वीडियो के लिंक को अवश्य शेयर करें ताकि आपके साथ अन्य उन छात्रों को भी फायदा मिल सके जो रीट सीटेट सहित पात्रता प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। और अधिगम वक्र जो कि एक बहुत ही कंफ्यूज करने वाला एक छोटा सा सब टॉपिक है और इसमें बहुत सारा कंफ्यूज आप लोगों को होता है, आज उसको हम दूर करेंगे। तो आइए देखते हैं अधिगम के वक्र। अधिगम वक्र, प्यारे विद्यार्थी, लर्निंग कर्व, ये अधिगम वक्र कहते किसे हैं पहले तो समझिए इस बात को, उसके बाद करते हैं बची हुई बात। तो सबसे पहले जब आप अधिगम वक्र को आप समझेंगे तो अधिगम वक्र किसे कहते हैं इसे समझिए। देखिए, अधिगम को मैंने आपको बताया कि अधिगम क्या है, यहाँ पर आपका सीखना जिसे हम कहते हैं लर्निंग, और वक्र क्या है, ये वक्र हम कह सकते हैं कि कोई रेखांकन है और उसको हमने जो है प्राप्त किया है किसी ग्राफ पेपर के ऊपर, हमने उसे निरूपित किया है और किन्हीं दो चीजों के बीच जो है हमने ग्राफ पेपर पे किसी भी चीज का रेखांकन जो है हमने किया है। तो अब यहाँ हम रेखांकन किसका करेंगे ये समझिए। तो हम यहाँ रेखांकन करेंगे सीखने की जो दर है, किसका करेंगे, सीखने की दर। और सीखने की दर यहाँ शब्द आया है, इस दर के कारण यहाँ हम क्या बोलेंगे, ये दर अगर लगी है तो इसका मतलब ये कितनी देर में आपने सीखा, यानी सीखने में लगा समय। इसका साधारण सा मतलब है कि आपके समय और आपने क्या सीखा है और वो जो अधिगम जो आपके साथ हुआ है उस अधिगम में कितना समय लगा, इन दोनों के बीच जो ग्राफ जो रेखांकन करने पर जो वक्र हमें प्राप्त होगा वही अधिगम वक्र कहलाता है। तो एक बार इसकी साधारण शब्दों में परिभाषा समझिए कि अधिगम, सीखने का मतलब यहाँ क्या है, अधिगम। तो हम यहाँ कहेंगे कि अधिगम और समय, अधिगम और समय के बीच, या हम कह सकते हैं कि अधिगम में लगने वाले समय के बीच परस्पर बंधन को जब रेखांकन किया जाता है तो उससे प्राप्त वक्र ही क्या कहलाता है, अधिगम वक्र कहलाता है। बात समझ में आ रही है आपको? मैं एक बार इसकी परिभाषा लिख देता हूं, उसके बाद आप उस परिभाषा को उतार लेना जो आपके बहुत काम आएगी। तो देखिए, अधिगम वक्र की परिभाषा एक बार हम समझते हैं। परिभाषा है कि अधिगम, परिभाषा है अधिगम अधिगम व अधिगम व अधिगम में लगने वाले समय के बीच परस्पर बंधन को रेखांकित करने पर बनने वाले वक्र को ही अधिगम वक्र कहा जाता है। पहले विद्यार्थियों देखिए इस बात को क्या कहता है कि अधिगम और अधिगम में लगने वाले समय,
यानी अधिगम आपने क्या सीखा और उसमें कितना आपको समय लगा, इन दोनों के बीच जो परस्पर जो इनकी बॉन्डिंग है, उस बॉन्डिंग को जब आप रेखांकित करेंगे तो रेखांकित करने के बाद जो वक्र बनेगा उसी वक्र को अधिगम वक्र यानी कि लर्निंग कर्व कहा जाता है। तो इस बात को आप बहुत कुछ भी नहीं है इस डेफिनेशन में, बहुत आसान सी डेफिनेशन है, याद करनी नहीं है, समझना है आपको। समझना क्या है कि अधिगम है, ये अधिगम हम इस साइड लिखेंगे और समय को हम इस साइड लिखेंगे। साधारण सी बात है कि मान लीजिए यहां मापन में पैमाना जो है वो हम यहां समय को लेंगे घंटों में, और अधिगम की जो मात्रा है, अधिगम की मात्रा यानी कि ये हो गया अधिगम की मात्रा, और अधिगम की मात्रा को लेंगे हम अध्याय में, अध्याय। अब इस पैमाने के हिसाब से समझिए, इस बात को समझिए, ये कहता है कि अधिगम और अधिगम में लगने वाला समय, यानी कि समझिए आपने एक लेसन याद किया, यानी एक अध्याय का अध्ययन आपने किया और इससे आपने अधिगम किया, यानी कि इससे आपने सीखा। और इस अध्याय में ये जो एक अध्याय आपने सीखा, इसमें आपने 1 घंटा आपने इस सीखने में लगा दिया, यानी आपने 1 घंटे का समय इसमें लगा दिया। तो अब आपका वक्र कैसा प्राप्त होगा? देखिए, आपसे साधारण सा सवाल यहां पूछा है कि बताइए कि एक विद्यार्थी ने, एक बालक ने एक अध्याय को 1 घंटे में सीखता है, तो इस प्रकार बनने वाला अधिगम वक्र कैसा प्राप्त होगा अगर समय को घंटों में लिया जाए और अधिगम को अध्याय के अंदर लिया जाए। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को जब आप देखेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको क्या होगा कि ये आपने यहां लिख दिए घंटे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बना दीजिए। इधर भी इतने डिस्टेंस पे बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नंबरिंग कर दीजिए, चाहे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कर दीजिए। अब वो कहता है ये आपका है 0 0, ठीक है, जहां पे अधिगम की मात्रा भी 0 है और आपका समय भी 0 है, ठीक है। अब इसमें आपको देखना, कहता है कि छात्र ने 1 घंटे में कितने अध्याय सीखे? एक घंटे में 1 अध्याय सीखा, यानी कि ये हुआ उसका 1 घंटा, ये समय है, और ये आपके अधिगम की मात्रा है। उसने 1 घंटे में 1 सीखा, यानी इधर से यूं चले तो यहां पे आने के बाद 1 1 हो गया ये, यानी उस बालक ने 1 घंटे में 1 अध्याय को सीखा। अब वो बालक ऐसे ही 1 घंटे में 1 ही अध्याय सीखता हुआ जा रहा है, तो जस्ट हम आगे बढ़े तो यानी उसने 2 घंटे में उस बालक ने 2 अध्याय सीख लिए, ठीक है। तो 3 घंटे में यहाँ 2 2 हो गया, 3 घंटे में वो जो बालक है वो यहाँ पे आएगा, ये बालक जो है वो 3 3, यानी 3 घंटे में उस बालक ने अब कुल 3 अध्याय सीख लिए हैं। तो इस प्रकार जब इन लाइनों को आप ग्राफ पेपर के ऊपर जब आप मिलाएंगे तो ग्राफ पेपर पे मिलाने के बाद आपको जो रेखा यहाँ प्राप्त होगी वो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। कैसी प्राप्त होगी? सरल रेखा प्राप्त होगी। तो ये बात मैंने आपको इसलिए समझाई है कि आपके यूं समझ में आ जाए कि आखिर अधिगम वक्र नाम की बीमारी होती क्या है। तो इस बीमारी को आपको समझ लेना है, कुछ भी रटना नहीं है। मैं कहता हूं साइकोलॉजी में, साइको में किसी भी चीज को याद मत कीजिए, उसे रटिए मत, जुगाड़ बनाइए। और जब आप जुगाड़ बना देंगे तो 101% दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकती है। तो समझिए कि आपको समझना है। और मैं हमेशा जुगाड़ में एक बात बताता हूं कि जो भी तुम्हें सबक दे उसको तोड़ दीजिए। न्यूमेरिक्स का नाम आपने कभी सुना होगा, ये एक शिक्षण की एक नई विधि है और इसमें किस तरीके से शिक्षण को बहुत सरल बनाया जाता है, ये उस तरीके से अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपके 101% याद हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अधिगम वक्र मैंने पहले ही बोल दिया, तोड़ दीजिए। अधिगम एक अलग चीज है और वक्र एक अलग चीज है। तो जब आप यहाँ बात करेंगे अधिगम, तो मैंने आपको बताया कि अधिगम और वक्र में, वक्र जो है उसको रेखांकित करने पर वक्र प्राप्त होगा और ये वक्र ऐसा प्राप्त होता है। जरूरी नहीं है कि सदैव ऐसा वक्र प्राप्त हो। ये हमने एक एग्जांपल आपके यहाँ बनाया है और इस एग्जांपल के आधार पे अब आपको समझाएंगे कि अधिगम वक्र कैसा होता है और क्या इसके अंदर होता है और कितने इसके प्रकार होते हैं।
तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, तो अधिगम के जो प्रकार होते हैं वो किसी किताबों में आपको 3 प्रकार मिलते हैं और किसी किताबों में, कई किताबों में आपको 4 प्रकार मिलते हैं। अगर आपके ऑप्शन में 3 और 4 दोनों ही दिए गए हो तो आपको 4 को चूज करना है, और अगर आपके ऑप्शन में 3 के बाद 4 को छोड़ के 5 दिया गया हो या और अन्य संख्या दी गई हो या नन ऑफ दीज दिया गया हो तो आपको 3 ऑप्शन चूज करना है। तो इसलिए याद रखें कि अधिगम के जो प्रकार होते हैं, अधिगम के प्रकार, तो अधिगम के प्रकार 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। सबसे पहले की बात करिए, उसे कहते हैं सरल रेखीय अधिगम। क्या कहते हैं? सरल रेखीय अधिगम वक्र। सरल रेखीय अधिगम वक्र। प्रिय विद्यार्थियों देखिए कि जो सरल रेखीय अधिगम वक्र है वो हमें प्राप्त हुआ है, और सरल रेखीय अधिगम वक्र को आप आसान से शब्दों में समझिए कि जितना अधिगम उसने किया है उतना ही उसे समय लगा। यानी इस प्रकार का जो वक्र प्राप्त होता है उसमें अधिगम बराबर में क्या होता है? आपका समय। यानी जितना उसे समय लगा है उतना ही उसने क्या कर लिया है? अधिगम कर लिया है। इस प्रकार से प्राप्त वक्र सरल रेखीय अधिगम वक्र कहलाता है। बिल्कुल भी याद नहीं करना है, आपके सामने है, ठीक है। जितने लेसन उसने पढ़े उतना ही अधिगम का जो है उतना ही समय उसे लग गया, उतने लेसन कर लिए। हमने बताया ना, एक अध्याय सीखा और 1 घंटे में सीखा, यानी बराबर है, तो अधिगम बराबर में क्या हो गया? समय हो गया, ठीक है। दूसरा होता है, उसे कहते हैं उन्नतोदर। उसे क्या कहते हैं? उन्नतोदर अधिगम वक्र। उन्नतोदर अधिगम वक्र। बहुत सारे विद्यार्थी इस बात में कंफ्यूज हैं। क्यों कंफ्यूज हैं? बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं साहब ये उन्नतोदर है, ये नकारात्मक होगा या ये सकारात्मक, इसे हम कह सकते हैं, इसे हम क्या कहें? ये बात समझ में नहीं आती है। तो आज इसका जुगाड़ आपके सामने खोल करके रख दूंगा। और प्रिय विद्यार्थियों, अगर 2 व्यक्ति हों, एग्जाम्पल बता रहा हूं, 2 व्यक्ति हों और 2 व्यक्तियों में एक का नाम राम हो और एक का नाम श्याम हो, और आपके सामने एक व्यक्ति आ जाए और वो कहे कि मेरा नाम श्याम है, बचे हुए का नाम बताइए, तो आप चुटकियों में बता देंगे कि बचे हुए का नाम क्या होगा? राम होगा, क्योंकि 2 ही थे और एक तुम्हारे पास आ गया, और जो आ गया उसका तुम्हें पता चल गया तो दूसरे का तुम्हें शब्द ही पता चल जाएगा। आज मैं तुम्हें उन्नतोदर के बारे में, उन्नतोदर का ऐसा जुगाड़ बताऊंगा कि तुम्हें ये नाम खुद चिल्ला के बताएगा कि बेटा मेरा मतलब ये है, मेरे को इस बात से समझ ले। और ये जब उन्नतोदर तुम बता दोगे तो उन्नतोदर के बाद नतोदर को तुम कभी जिंदगी में याद करने की तुम्हें जरूरत पड़ेगी नहीं। बात समझ में आ रही है? तो अब इस उन्नतोदर को देखिए, जुगाड़ बता रहा हूं उन्नतोदर का आपको, इसकी मैं कोई ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूं, सिर्फ इसका जुगाड़ बता रहा हूं। तो देखिए इसके जुगाड़ को देखते हैं, जुगाड़ आपके समझ में आएगा क्या होता है, इस बात को समझिए। सबसे पहले देखिए भैया, उन्नतोदर जो है, इस उन्नतोदर को बोल करके देखिए उन्नति, देखिए उन्नति, उन्नतोदर। अब लास्ट वाले को हटाओ, देखो यहां लिखो उन्नति और आगे है उदर को कर दो उदर। क्या कहता है? उन्नति उतर, यानी वो एक बार तो उसकी क्या करता है? उन्नति करता है, उन्नति चढ़ाता है उसको चढ़ाने के बाद उसके बाद नीचे पटकता है उसको, एकदम से नीचे पटकता, यानी उन्नति होती है। क्या होती है? उसकी उन्नति होती है, और उन्नति होने के बाद वो उसे क्या कहता है? नीचे उतर, और उसे नीचे उतार देता है। इस प्रकार का कर्म जब प्राप्त होता है तो उन्नतोदर अधिगम वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नतोदर अधिगम वक्र कहते हैं। यानी कि ये एक ऐसा विद्यार्थी है, ऐसा बालक है जो प्रारंभ में बहुत इंटेलिजेंट था। देखिए आप देखिए यहाँ पे कि इस बालक ने यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इस रेखा को यहाँ बनाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ तो 1 है, यहाँ तो क्या है 1, लेकिन इसने लगभग कितने देर में पढ़ लिया? 1/2, यानी कि आधे घंटे में एक चैप्टर को पढ़ दिया इस बच्चे ने, आधे घंटे में पढ़ दिया। यहां पर आइए, यहां पर इसको देखिए, इसको यूं करके देखिए, इसको जब आप यूं करके प्राप्त करेंगे तो अगर इस तरीके से हम इसे बनाते हैं तो ये देखिए, ये जो बालक है, इस बालक ने 1.5 घंटे में 4 अध्याय पढ़ दिए, जबकि पहले क्या हो रहा था? 1 अध्याय 1 घंटे में पढ़ रहा था। और अब देखो उस बालक ने एक अध्याय पढ़ने में आधा घंटा लगाया, लेकिन 4 अध्याय पढ़ने में 1.5 घंटे में ही पूरा कर दिया।
यानी कि अगर इसको 4 से गुणा करते, इसको 4 से गुणा करते तो कितना हो जाता, ये कम से कम उस बालक को कितना समय लगना चाहिए था, उस बालक को एक आधे घंटे में किया तो 4 उसकी 2 घंटे में लगभग पूरे जाने चाहिए थे। तो आपको ये देखना है कि उस बालक ने कितनी ज्यादा धीरे धीरे, देखिए वो बालक प्रारंभ में बहुत इंटेलिजेंट था और धीरे धीरे ये अधिगम पठार आ गया। क्या आ गया? अधिगम पठार। अधिगम पठार का मतलब ये होता है पहले विद्यार्थियों कि अब यहाँ पे बालक जो है वो सीख भी नहीं रहा है, क्योंकि वो एक ऐसी सिचुएशन प्राप्त हो गई है जिस सिचुएशन में अब बालक का जो अधिगम है वो भी और जो समय है वो भी, वो दोनों क्या हो गए हैं, रुक गए हैं। बालक में उन्नति हो रही है, नहीं बालक में अवनति हो रही है। यानी बालक का जो अधिगम है उस अधिगम में नहीं तो क्या हो रही है, उन्नति, और नहीं क्या हो रही है, अवनति। ठीक है, तो आपको इस बात को याद रखना है कि अधिगम पठार एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां बालक के ज्ञान में, बालक के अधिगम में कोई उन्नति अथवा अवनति नहीं हो रही है। तो अब ये जो बालक आपने देखा वो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि उनको देखते ही जब उनसे बात करते हैं तो लोग कहते हैं वाह बड़ा इंटेलिजेंट छात्र है और भविष्य में ये पता नहीं देश में क्या बनेगा। और जब आप उसको देखते हो 8-10 साल बाद देखते हो तो आपको वहीं या तो कहीं आपको एक सामान्य से नौकरी करता हुआ मिलता है, और नौकरी नहीं तो आपको वैसे गांव के अंदर घूमता हुआ मिलेगा। बहुत सारे छात्र हमने देखे हैं जो शुरू में इतने इंटेलिजेंट थे लेकिन कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन के कारण वो बालक अब आज जो है बर्बादी के कगार पर आ गए। क्यों? क्योंकि उन बालकों में प्रारंभ में बहुत इंटेलिजेंट थे, प्रारंभ में उनकी जो लर्निंग की जो कैपेसिटी थी, उनका जो अधिगम था वो समय से क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा हो रहा था। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आई कि अब वो बालक क्या हो गए, नीचे आने लगे। इस प्रकार का अधिगम क्या हो गया, उन्नतोत्तर। ऐसे लोग कैसे क्या हुए, ऐसे लोगों में कहीं ना कहीं क्या आई, नकारात्मकता। क्या आई, नकारात्मकता। इसलिए हम इसे कैसा वक्र कह सकते हैं, नकारात्मक। कैसा कह सकते हैं, नकारात्मक। और कैसा कह सकते हैं, घटता हुआ। कैसा कह सकते हैं भैया, घटता हुआ। तो आपको याद करने की जरूरत कहां पड़ रही है, उन्नतोत्तर ने खुद चिल्ला चिल्ला के बोला उन्नति के बाद उत्तर। इसने खुद बोला, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, पहले उन्नति करवाई और फिर क्या बोला, नीचे उतर। जैसे इसने उन्नति कराई और इसको नीचे उतार दिया, और इसका मतलब ये नकारात्मक हो गया। नकारात्मक अगर हुआ तो ये कैसा हुआ, घटता हुआ हो गया। तो याद करने की जरूरत कहां पड़ रही है प्रिय विद्यार्थियों, मुझे इस बात को तो बताओ। और अगर तुम्हें इस बात का पता चल गया कि उन्नतोत्तर कहता है कि मैं तो पहले उन्नति करूंगा फिर क्या करूंगा, उसको उतारूंगा, तो इसका मतलब ये है कि तीसरा जो प्रकार है जिसे हम नतोत्तर कहते हैं, नतोत्तर, ये क्या कहेगा, इसने कहा था पहले उन्नति करूंगा, अब ये क्या कहता है कि पहले क्या करेगा, धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे। पहले क्या था, बालक कमजोर, कैसा था, कमजोर, और उसके बाद बालक क्या हो गया है, इंटेलिजेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसी बात को देखिए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे बालक ऐसे होते हैं कक्षा में जो प्रारंभ में बहुत वीक होते हैं, और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि वो बालक बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत करने के बाद में वो बालक क्या हो जाते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो जाते हैं बाद में। देखो प्रारंभ में इसको कितना समय लग रहा था, इस बात को देखो आप। यहाँ देखो एक अध्याय पढ़ने के लिए कितना समय लगा इस बालक को, 2 घंटे। देखो 1 और 2 हो गया। अब यहाँ इस सिचुएशन 4 घंटे वाली सिचुएशन को देखो, यहाँ पे जाने के बाद देखो, अब इसने इस बालक ने जब 4 अध्याय पढ़े तो कितनी देर में पढ़ लिए, 4 घंटे में। कितने पढ़ लिए, 4 घंटे में, जो कि 1 घंटे में कितने, एक अध्याय को पढ़ने में कितना समय लगाया था इस बालक ने, जो है 2 घंटे लगाए। लेकिन 4 अध्याय पढ़ने के लिए 4 अध्याय पढ़ने के लिए कितने घंटे लगा दिए, 4 घंटे। और अगली सिचुएशन में देखो 8 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी समय क्या है, उतना ही, लगभग 4.25 घंटे में पहुंच गए 8 अध्याय के पास। यानी ये वो बालक होते हैं, वो ऐसे विलक्षण प्रतिभा के बालक होते हैं जिनके अंदर प्रारंभ में बहुत कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, लेकिन धीरे धीरे अचानक से वो धीरे धीरे पहुंचते हैं, और उनके बाद उनका जो अधिगम है वो समय के सापेक्ष बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए इस सिचुएशन में आपको याद रखना है कि अधिगम का जो वक्र है, उस अधिगम के, ये अधिगम से जो इस प्रकार का जो वक्र प्राप्त होता है, तो इस प्रकार के वक्र को हम क्या कहते हैं, नतोत्तर। क्या कहते हैं विद्यार्थी, नतोत्तर। और ऐसे बालक मोटिवेशन मिलाए बालकों को, तो इस सकारात्मक बालक दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। और जो कोई छात्र अगर दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए तो हम कह सकते हैं कि ऐसे जो बालक होंगे वो बालक कैसे होते हैं, सकारात्मक प्रकार के बालक होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा जो वक्र हमें प्राप्त होगा, इस वक्र को हम क्या कहेंगे, सकारात्मक वक्र। क्या कहेंगे, सकारात्मक अधिगम वक्र कहेंगे। और सकारात्मक के साथ हम कह सकते हैं कि बढ़ता हुआ अधिगम वक्र हमें प्राप्त हुआ है।
बढ़ता हुआ अधिगम वक्र हमें प्राप्त हुआ है। तो ऐसे जो बालक होते हैं विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं ये बालक, और ये समाज के लिए जो है युवाओं के लिए बहुत ही एक उसका काम करते हैं, मोटिवेशन का काम करते हैं। जैसे बाड़मेर में एक जो है एक युवा थे और वो पहले पटवारी बने, उसके बाद वो फर्स्ट ग्रेड बने, उसके बाद थर्ड ग्रेड बने, सेकंड ग्रेड बने, फर्स्ट ग्रेड बने, और उसके बाद में जो है वो बाद में आपके हेडमास्टर बने। हेडमास्टर के बाद ऐसे ही राजस्थान पुलिस में ऐसे ही भर्ती हुए, और उसके बाद उन्होंने आरएएस की परीक्षा दी, और आरएएस की परीक्षा में वो डीएसपी बनने वाले थे, डीएसपी। लेकिन वो डीएसपी किसी कारण से नहीं बन पाए, और जब डीएसपी नहीं बन पाए तो क्या हुआ कि उनका आईएएस का रिजल्ट आने वाला था, और वो बहुत ज्यादा इस बात से प्रभावित थे, बहुत उनके मन में गहरी पीड़ा थी कि वो जो बचपन में जहां जिनको छठी कक्षा में उन आईएएस की कहानी को जब आप सुनेंगे तो उन्हें 6th क्लास में उन्हें अंग्रेजी पढ़ाई गई, और 6th क्लास में अंग्रेजी पढ़ने वाला जो स्टूडेंट था वो बाद में आगे बढ़ करके और डीएसपी तक पहुंचा, और डीएसपी नहीं बन पाया, और उसके बाद उसका परिणाम आया जब यूपीएससी का, तो उसके सामने से डी हट गया, और वो छात्र क्या बन गए, एसपी बन गए, और वर्तमान में वो भारत सरकार में आईपीएस कैडर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो देखिए बहुत सारे बालक ऐसे होते हैं जो प्रारंभ में जो जिनमें विलक्षण प्रतिभा बहुत कम होती है, और बाद में उनकी प्रतिभा क्या हो जाती है, वो धीरे धीरे अपने आप को इतना ज्यादा वो करते हैं, अधिगम इतना ज्यादा अधिगम करते हैं कि समय कम और अधिगम उनका बहुत ज्यादा होता है। तो इस प्रकार का जो अधिगम वक्र हमें प्राप्त होता है उसे नतोदर अथवा सकारात्मक अथवा बढ़ता हुआ वक्र कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चौथा जो है उसकी तरफ, चौथा जो है वो है आपका मिश्रित अधिगम वक्र। मिश्रित अधिगम वक्र यानी मिश्रित अधिगम वक्र जो होता है ये आपको अपने नाम से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मिश्रित, यहाँ किसी दो चीजों का यहाँ कॉम्बिनेशन दिया गया है, और कॉम्बिनेशन किस चीज का दिया गया है कि आपका एक तो अधिगम यानी कि उस बालक ने क्या सीखा अपनी क्लास में, तो एक तो उसका जो अधिगम है वो, और दूसरा जो है उसका समय। इन दोनों चीजों के बीच जो ग्राफ जो हमने यहाँ प्राप्त किया, जो वक्र हमने यहाँ प्राप्त किया, वो इन दोनों के मध्य जो प्राप्त किया उसमें देखना ये है कि बालक जो है वो एक बार अधिगम ज्यादा करता है, समय कम लेता है, और दूसरी बार वो जो बालक है वो अधिगम कम करता है और समय ज्यादा लेता है। तो इस प्रकार का जब बालक होते हैं, बहुत सारे बालक होते हैं कि जिनमें इस तरह की सिचुएशन आती है कि उतार चढ़ाव आता रहता है। पहले वो बालक बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे सिचुएशन आती है, वो बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, तो उनके अंदर अचानक से क्या आता है कि उन बच्चों में सीखने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, यानी वो बालक बाद में कमजोर हो जाते हैं। उसके बाद फिर से अचानक से वो सीखते हैं, फिर से बालक क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो वक्र प्राप्त होता है उसे हम अधिगम का मिश्रित अधिगम वक्र कहते हैं। तो इस प्रकार का जो वक्र प्राप्त होगा वो कुछ इस तरह का प्राप्त होता है जिसमें बालक प्रारंभ में क्या करता है कि धीरे धीरे सीख रहा है, उसके बाद बालक में एकदम से अधिगम जो है वो ज्यादा हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे उस बालक के अंदर ये क्या हो जाता है, अधिगम कम होने लगता है, और उसके बाद समय जो है उस बालक को ज्यादा लगने लगता है। हालांकि ऐसा जो मिश्रित अधिगम वक्र है बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों का मानना यह है कि मिश्रित अधिगम जो वक्र है इसमें आदमी बालक जो है वो प्रत्येक समय कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। इसलिए वो कहते हैं कि ऐसा जो मिश्रित अधिगम वक्र है यह संभव नहीं है, कुछ मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है। हालांकि ये अब भी जो है ऐसी पुष्टिकरण का एक सब्जेक्ट है, जो विवाद का एक विषय है। तो आपको समझना है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए ऐसा अधिगम वक्र जो जिसे एस टाइप अधिगम वक्र कहते हैं, तो हम आसानी से बता देंगे कि एस टाइप जो अधिगम वक्र होता है वो हम मिश्रित अधिगम वक्र को कहते हैं। यानी यहाँ जो बालक होता है वो बालक की अधिगम की क्षमता एक बार ज्यादा होती है, अधिगम की जो मात्रा एक बार समय के सापेक्ष ज्यादा, उसके बाद उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस प्रकार प्राप्त जो अधिगम का जो वक्र है वो मिश्रित अधिगम वक्र कहलाता है। इसको आपको ध्यान से देखना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन चारों में से आपको बिल्कुल भी कोई चिंता फिक्र नहीं करनी है, और आपको सिर्फ इन्हीं चीजों को ध्यान में रखना है, और इन्हीं जिस हिसाब से जिस जुगाड़ के साथ आपको ये बात बताई गई है उसी को हमेशा आपके दिमाग में रखना। कभी भी जो है आप इनके अलावा कहीं कंफ्यूज होने की कोशिश मत करना। बहुत सारी किताबें आपको उन्नतोदय को सकारात्मक कहती हैं और नतोदय को नकारात्मक कहती हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सिर्फ इसी को ध्यान में रखिए। परीक्षा में सीटेट में पिछली बार ऐसा प्रश्न आया था, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो चीज है, जो बात मैंने आपको बताई है 100% ऑथेंटिक है। आपको इन चीजों को याद रखना है। इसके बाद अब हम आगे की बात करते हैं।
तो आगे की बात जो है वो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि कोई छात्र है, कोई बालक है आपकी कक्षा में और उस बालक को आप पढ़ा रहे हैं, आपने देखा कि कुछ समय के बाद वो जो बालक है वो अब पढ़ाई में कमजोर होता जा रहा है, या आपने देखा कि एक बालक है जो आपकी कक्षा में पहले कमजोर था लेकिन धीरे धीरे अब वो बालक इंटेलिजेंट होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि वो जो बालक है उस बालक में जो अधिगम जो हो रहा है, आप उसे जो सिखा रहे हैं उसमें अधिगम या तो कम हो रहा है या उस बालक में अधिगम क्या हो रहा है, ज्यादा। यानी कि ये जो अधिगम वक्र हमने पढ़ाए हैं इसी से रिलेटेड ये चीज होती है कि जो आपका छात्र है, बालक है आपकी कक्षा में, वो पहले तो क्या हो रहा है कि उसे अधिगम ज्यादा और बाद में उसे अधिगम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस प्रकार की जब सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं कि कुछ ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से ये बालक या तो इंटेलिजेंट हो गया है या ये बालक क्या हो गया है, कमजोर हो गया है। बहुत बार आपने देखा होगा कि कई माँ बाप की शिकायत रहती है कि हमारा जो बालक है वो गलत बच्चों की संगति में प्रवेश कर गया है, और गलत बच्चों की संगति में प्रवेश करने के कारण यानी कि उसकी मित्र मंडली, जो हमने आपको कल भी आपको इसके संदर्भ में बताया था कि वो अपनी ऐसी मित्र मंडली के संपर्क में आ गया है जिससे अब वो जो बालक है वो लगातार शैक्षिक स्तर के रूप में वो लगातार गिरता हुआ जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन क्यों पैदा आती है, वो इसलिए कि उस बालक का जो अधिगम है वो कम हो गया, और अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन है, मित्र मंडली। या फिर आपने देखा होगा कि एक बालक है वो पहले बहुत कमजोर है और कमजोर होने के बाद में वो बालक धीरे धीरे अधिगम के स्तर को ग्रोथ करता है, बढ़ाता है, और अब वो बालक बहुत इंटेलिजेंट हो गया, यानी उस बालक में अधिगम जो है वो समय के सापेक्ष बहुत ज्यादा बढ़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बालक को कहीं न कहीं से कोई न कोई मोटिवेशन मिला है, और ये जो मोटिवेशन है, इस मोटिवेशन के कारण ये जो बालक है वो दिन प्रतिदिन अपने अंदर अपने शैक्षिक और मानसिक स्तर में लगातार जो है बढ़ोतरी करता हुआ जा रहा है। तो अधिगम को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक ये ऐसे कारक होते हैं जो आप अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में आप हमेशा देखते हैं कि आपके सीखने को, आप बालक को सिखा रहे हैं, या तो बालक अच्छी तरह से सीख रहा है या बालक अच्छी तरह से नहीं सीख रहा, उसके क्या कारण हो सकते हैं, यही बात अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए, अब हम सबसे पहली बात करते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले हम इसी के ऊपर बात करते हैं। तो एक एक बिंदु को आपको समझाऊंगा, बहुत आसानी से आपको समझना है। देखिए, सबसे पहली बात है प्यारे विद्यार्थियों कि अधिगम को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उसमें सबसे जो पहली चीज आती है वो आती है मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा। देखिए, जो मोटिवेशन है किसी भी बालक को, देखिए बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो प्रातः किसी न किसी एक व्यक्ति को, एक महान व्यक्ति को अपना आइडियल मानते हैं और उस व्यक्ति के जो सिद्धांत होते हैं उनके ऊपर वो पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आइडियल को महान व्यक्ति ना हो, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपका दोस्त हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, और अन्य आपके कोई सहकर्मी हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी चीज जो इसको आप अपना मोटिवेशन माने, उसको देख करके आपको प्रेरणा मिले और एकदम से सारे दिन आप पॉजिटिव रहें, तो ऐसी जो चीज है उसे हम यहाँ क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा। किसी भी चीज से मिलने वाली जो अभिप्रेरणा है वो हम कहते हैं। तो देखिए, यहाँ मोटिवेशन जो है ये अधिगम को प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कैसे हम कहेंगे कि कोई विद्यार्थी है, वो उसको अगर मोटिवेशन मिलता है तो उसे बहुत अधिक अधिगम होता है और वो सीखने की उसमें एक ललक पैदा हो जाती है, और जब सीखने की ललक पैदा होती है तो उस बालक को अधिगम की प्राप्ति होती है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि अधिगम जो है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, अभिप्रेरणा पर निर्भर करता है। यानी अगर बालक को मोटिवेशन दिया जाए तो बालक में अभिप्रेरणा का जो है संचय होता है, और अभिप्रेरणा का संचय होने से बालक जो है वो आगे बढ़ता है और उसको अधिगम करने में जो है सफलता प्राप्त होती है। दूसरी बात होती है आपकी विषय वस्तु। अब देखिए, विषय वस्तु का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत बड़ा रोल कैसे होता है कि आपका कोई छात्र है, बालक है, और वो जो बालक है उस बालक का शैक्षिक जो स्तर है वो तीसरी क्लास का है, और आपने उस बालक को 5वीं क्लास की किताबें पढ़ानी प्रारंभ कर दी,
तो क्या होगा कि वो जो विषय वस्तु है वो उस बालक के लिए बहुत जटिल हो गई है, और जो जटिल हो गई है इस कारण अब बालक जो है वो न तो तीसरी क्लास के लायक बचता है और न ही 5वीं क्लास के लायक बचता है। इसलिए बालक की जो पाठ्य पुस्तक जो है उसमें उसकी जो विषय वस्तु है वो ऐसी होनी चाहिए जो उस बालक के शैक्षिक और मानसिक स्तर को जो है सामंजस्य उनके बीच स्थापित करे, ऐसी होनी चाहिए। तीसरा होता है प्यारे विद्यार्थियों वातावरण। देखिए वातावरण का बहुत बड़ा रोल होता है। वातावरण यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर। देखिए बालक जहां जिस वातावरण में रहता है वहां का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होगा तो बालक को अधिगम करने में बहुत ज्यादा जो है सफलता मिलती है और बहुत जल्दी अधिगम करता है। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जिनके पिता रात को शराब पीते हैं या जो है दिन में भी शराब पिए रहते हैं। अब वो जो छात्र होते हैं, वो जो बालक होते हैं, वो जो है अधिगम की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि उनके जो पिता हैं वो शराब पीते हैं, शराब पिएंगे तो उनकी मम्मी के साथ लड़ेंगे, और जब उनके आपस में लड़ाई होगी तो बालक के ऊपर उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है कि वो जो पिता है उसकी वो उनकी माँ के साथ जो है लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, हमेशा घर में शांति नहीं रहती है, उस बच्चे को पढ़ने का एक माहौल नहीं मिल पाता है, क्रिएटिव एटमॉस्फेयर वहां नहीं होता है। तो जो क्रिएटिव एटमॉस्फेयर वहां नहीं होता है तो उसके कारण बालक जो है वो अधिगम नहीं कर पाता है। या क्लास का ऐसा क्रिएटिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए। अध्यापक को यही इस बात को समझना चाहिए कि अगर बालक ने अधिगम कराना है, बालक को सिखाना है, तो उस क्लास के अंदर एक क्रिएटिव एटमॉस्फेयर हो, उस स्कूल में क्रिएटिव एटमॉस्फेयर हो। जैसे स्कूल में ऐसा कर दिया जाए कि अध्यापक जो है वो प्रत्येक विद्यार्थी की छोटी सी भी गलती हो उसको तुरंत मारना पीटना शुरू कर दे। तो ऐसी सिचुएशन जब होगी तो धीरे धीरे बालकों में एक अलग प्रकार की अभिरुचि पैदा होती है। बालक जो है काफी अलग प्रकार की एक सिचुएशन को देखते हैं कि स्कूल में गए, याद नहीं हुआ, भूल गए, तो अध्यापक जाते ही मारेगा। यानी वहां एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया गया जो बच्चों को डरा रहा है। और डराने का मतलब क्या हुआ कि वो जो बालक है वो अब शिक्षा से धीरे धीरे दूर होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज होती है, ये एटमॉस्फेयर जो होता है, वातावरण जो होता है, ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। एक होती है आपकी अभिवर्ती। देखिए अभिवर्ती का मतलब प्यारे विद्यार्थियों होता है नजरिया, यानी आपका नजरिया क्या है। बहुत सारे बालक होते हैं जो हमेशा नेगेटिव ही उनके दिमाग के अंदर विचार चलते हैं, और जो नेगेटिव उनके दिमाग के अंदर विचार चलते हैं तो नेगेटिव विचार चलने के कारण वो बालक किसी भी चीज को जल्दी से ग्रहण नहीं कर पाते हैं, और ग्रहण करने का मतलब उनके क्या नहीं हो पाता है, अधिगम नहीं हो पाता है। इसलिए किसी व्यक्ति का क्या नजरिया है ये उसके सीखने पे बहुत गहरा प्रभाव डालता है कि वो बच्चा सीख पाएगा कि नहीं सीख पाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी पॉजिटिव होते हैं, वो किसी भी व्यक्ति की पॉजिटिविटी को ही ग्रहण करते हैं, न कि नेगेटिविटी को ग्रहण करते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनका ऐसा नजरिया होता है, तो ये नजरिए का यानी आपका जो नॉर्मा है, आपकी जो अभिवर्ती जिसे हम साइको की भाषा में कहें, ये अधिगम को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। एक होता है उनके सीखने की विधियां। क्या होती है? सीखने की विधियां। अब देखिए आप बालक को कैसे सिखा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बालक को करवाया तो जाना था प्रैक्टिकल, और आप बालक को आकर के और आपने जो है व्याख्यान विधि से बालक को पढ़ाना शुरू कर दिया। तो जो व्याख्यान विधि से पढ़ाएंगे और पढ़ाना किससे था, आपको प्रयोग करके दिखाना था, तो उस समय बालक नहीं समझ पाएगा और उस सिचुएशन में बालक में अधिगम की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए आपको इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि अगर बालक में अधिगम की प्राप्ति करनी है तो वहां क्या करना पड़ेगा कि उसको सीखने की विधियों पर बहुत ज्यादा ध्यान आपको देना पड़ेगा। इसके बाद होता है कि जिस बालक को आप सिखा रहे हैं उस बालक का मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, मानसिक स्वास्थ्य को देखना बहुत जरूरी है। देखिए कि कोई बालक है, मंदबुद्धि बालक है, अब उसे अगर आप अधिगम करवाना चाहें और लेक्चर मेथड से आप अधिगम करवाना चाहें तो दैट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, क्योंकि वो लेक्चर मेथड समझ ही नहीं पाएगा आप उसे बताना क्या चाहते हैं। तो इसलिए अगर अधिगम की प्राप्ति है तो उसमें मानसिक स्वास्थ्य का बहुत बड़ा रोल होता है, और मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बहुत जरूरी होता है, और मानसिक स्वास्थ्य के कारण ही जो है अधिगम प्रभावित होता है। जो है अगली बात आपको मैं बताऊं तो अगला है कि छात्र में पूर्व ज्ञान कैसा है। छात्र में पूर्व ज्ञान कैसा है, देखिए कि पहले का आपको ज्ञान कैसा है। जैसे मान लीजिए साइंस में आपको हम पढ़ा रहे हैं, प्रकाश का चैप्टर हमने शुरू कर दिया आपको साइंस में पढ़ाने के लिए, उसमें मैंने आपको पढ़ाना शुरू कर दिया कि भैया जो है अपवर्तन के संदर्भ में मैंने आपको पढ़ाना शुरू कर दिया। अब आप जो है
जानते नहीं है परावर्तन को भी, आप जानते नहीं है प्रकाश को भी, क्योंकि छठी क्लास में प्रकाश आया था, 7वीं में परावर्तन आया था, 8वीं क्लास के अंदर अपवर्तन आया है। अब आपने छठी 7वीं पढ़ी ही नहीं, तो जब छठी 7वीं नहीं पढ़ी तो आपका पूर्व ज्ञान नहीं है, और पूर्व ज्ञान नहीं है तो 8वीं क्लास वाली बात को आपके भेजे में उतारना ये बहुत कठिन काम होता है। यानी कि अधिगम को आपका पूर्व ज्ञान प्रभावित करता है। अगर आपको पूर्व ज्ञान अच्छा है तो अधिगम बहुत अच्छे से हो सकता है, और अगर आपको पूर्व ज्ञान नहीं है तो अधिगम करने में बहुत कठिनाई आती है। ठीक है, एक बात होती है कि आपके विद्यार्थी की या आपके बालक की क्षमता क्या है, उस क्षमता पर बहुत निर्भर करता है। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जिनकी क्षमता बहुत कम होती है, सीखने की क्षमता बहुत कम होती है, और उनकी जब क्षमता कम होती है तो उस सिचुएशन में वो जो बालक है वो अधिगम बहुत कम करता है, और जिसकी सीखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है वो बालक बहुत जल्दी अधिगम कर लेता है। इसलिए आपको इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, एक बात होती है कि बहुत सारे बालकों में जब आप देखते हैं और उनकी छोटी सी उम्र में जब आप उनके साथ बात करते हैं तो आप पाते हैं कि ये जो बालक है ये बड़ों जैसी बातें कर रहा है। आपने अमूमन अपने गांव में सुना होगा, परिवार में सुना होगा कि किसी बच्चे के बारे में जब माँ बाप जिक्र करते हैं तो कहते हैं तो बड़ों जैसी बात करता है, यानी कि उसके अंदर क्या क्या आ चुकी है, परिपक्वता आ गई है। क्या आ गई है? परिपक्वता। तो ये जो परिपक्वता है प्रिय विद्यार्थियों, यानी कि उस बच्चे के अंदर जो मैच्योरिटी है, ये मैच्योरिटी उस बालक के अंदर क्या हो गई है, समय से पहले आ गई है। तो अगर आप अधिगम किसी को करवाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो ये देखना बहुत जरूरी होता है कि उस बालक के अंदर परिपक्वता कैसी है, और उसकी जब परिपक्वता होती है तो वो अधिगम को क्या करती है, प्रभावित करती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसे कहते हैं उद्देश्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे विद्यार्थियों, उद्देश्य। यानी कि कहते हैं कि अगर आप किसी बालक से पूछे कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, और बालक आपको कहता है कि मैं तो बड़े होकर कुछ नहीं बनना चाहता हूं, या आप किसी एक ऐसे व्यक्ति से सवाल पूछते हैं कि आपका मेनली टारगेट क्या है, अब वो कहता है साहब टारगेट तो मैंने चुना ही। इसका मतलब ये हुआ कि हम उस बस में बैठे हैं जिसके ड्राइवर को भी ये पता नहीं है कि हमारी बस कहां जा रही है। यानी कि गोल रहित आप एक ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं जिसका कोई टारगेट ही नहीं है, और जब टारगेट नहीं होता है तो आदमी अधिगम नहीं कर पाता है। इसलिए अगर आपको अधिगम करना है, मान लीजिए आपका टारगेट क्या है कि आप ये चाहते हैं कि मैं राजस्थान के अंदर 3rd ग्रेड अध्यापक बन जाऊं, 2nd ग्रेड अध्यापक बन जाऊं, 1st ग्रेड अध्यापक बन जाऊं, या आप चाहते हैं कि सीटेट से केंद्रीय विद्यालय में मैं शिक्षक बन जाऊं, या अन्य पात्रता परीक्षाओं के जो भी अभ्यर्थी हैं, सबका एक टारगेट है। रीट पास करना आपका एक उद्देश्य है, और उसी उद्देश्य के कारण आप लगातार जो है क्लास अटेंड करते हैं। ये आपका क्या है, एक उद्देश्य है, और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अगर आप में चिंता है तो आप इस उद्देश्य को बहुत जल्दी ही प्राप्त कर लेंगे। तो आपको इस बात को देखना बहुत जरूरी है कि अगर आपका कोई उद्देश्य है और उद्देश्य के प्रति आपकी चिंता अगर आप जाहिर करते हैं तो निसंदेह ही आपको बहुत अच्छे से अधिगम होगा। और चिंता का अर्थ इससे भी लिया जा सकता है कि अगर आपको कोई अन्य प्रकार की चिंता है और उसके बाद आप अधिगम करने की कोशिश करते हैं तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्योंकि आपका ध्यान जो है वो किसी अन्य दिशा के अंदर है, और जब अन्य दिशा में आपका ध्यान होता है तो उस सिचुएशन में भी आप पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद जल्द ही नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलूंगा, वो अधिगम के सिद्धांतों पर आधारित होगी, और अधिगम के सिद्धांत आपको समझाएंगे, एक सिद्धांत समझाएंगे आपको, संज्ञानवादियों के सिद्धांत, व्यवहारवादियों के सिद्धांत सभी आपको समझाएंगे एक करके। ये वीडियो आशा करता हूं आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा, और अपने साथियों के पास इस वीडियो को अभी इसी वक्त शेयर करके भेजें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। जल्द ही आपके साथ एक और वीडियो के लिए मिलूंगा। अभी तक आपने इसे वॉच किया, इसके लिए आपका तहे दिल से हार्दिक शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूं। और आपके साथ मैं नवीन चौधरी, और अब तक आप देख रहे थे एग्जाम नगर। जय हिंद, जय भारत।